वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन अचीव चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, अभी जो हमने लास्ट वीडियो की थी ना, उसके अंदर हमने साइंटिफिक नेम कर लिए थे और उससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में। अब हम इंडिविजुअल क्रॉप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपने राइस क्रॉप के बारे में, ठीक है। राइस अपना क्या होता है भाई? चावल होता है, जीरी, धान भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम अपने स्टार्टिंग अपने एक नए थॉट के साथ करते हैं, तो चलिए करते हैं। देखो बच्चों, आज का जो अपना थॉट रहने वाला ना, ये है ए पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक नेवर ट्राई टू एनीथिंग न्यू। ये किसके वर्ड हैं बच्चों? ये अल्बर्ट आइंस्टीन के वर्ड है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है वो मिस्टेक नहीं करेगा ना, तो वो कुछ नया नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो जैसे आपसे मिस्टेक होती है, आप ट्राई करते हो कुछ, जैसे अब आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, आप सीखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आप फेस भी करोगे कुछ एक प्रॉब्लम्स को कि भी आपसे नहीं भी होंगे कुछ एक बातें याद, बट अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आप न्यू नहीं सीख पाओगे, ठीक है। ये अपने आज का थॉट है। चलिए अब अपनी क्रॉप स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें अपना पहले बात आती है कि भी इन्फ्लोरेसेंस होती क्या है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन दी प्लांट, कि हमारे जो फ्लावर्स है ना प्लांट के ऊपर कैसे अरेंज किए गए हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें हमारे कॉर्नर्स पे आ रखे हैं, ऊपर की तरफ आ रखे हैं, इसमें बिल्कुल ही जो हमारे स्टेम उसके स्टिक हुए हुए हैं, इसमें अलग अरेंजमेंट है। इस तरीके से बच्चों जो फ्लावर के अरेंजमेंट होते हैं ना प्लांट के ऊपर, वो अपना कौन सा होता है? वो अपनी इन्फ्लोरेसेंस होती है, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आते हैं अपनी फ्रूट टाइप। देखिए, फ्रूट टाइप किसी का कैरिप्सिस होता है, किसी का कैप्सूल होगा, किसी का पोड भी होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग फ्रूट टाइप होते हैं। मैं ये जनरली आपको पिक इसलिए दिखाई गई है ताकि आप बस थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाओ। ये अलग अलग क्रॉप का आपको इंडिविजुअल कराया गया है हमने, ठीक है। तो जैसे कैप्सूल इस टाइप का होता है, लेग्यूम के लिए पोड ऐसा होता है जो पी के लिए बोलते हैं हम, और अपने जो फॉलिकल होती है ऐसी होती है, ठीक है। और ये अपनी अलग अलग क्रॉप्स के लिए दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी राइस के क्रॉप के बारे में। अब देखिए, अब हम अपने क्रॉप के साइंटिफिक नेम पहले राइस का करेंगे, ठीक है। राइस स्टार्ट कर रखिए, तो राइस का इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? और राइजस टाइवा होता है। देखिए बच्चों, इसमें पहला जो वर्ड होता है ना, वो अपना जीनस होता है, लास्ट वाला स्पीसीज होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। और अगर आपको रूल्स के हिसाब से बताऊं तो हम जैसे अब मैंने पीपीटी बना रखी है, तो इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें ये इटैलिक फॉर्म में लिखा होगा, ये पहला लेटर। ये चलो आपको इतना डीपली नहीं ध्यान देना। क्या पता अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाए कि भाई जीनस, देखो जीनस का जो पहले वाला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जो हमारा स्पीसीज होती है उसका छोटा होता है, और ये इटैलिक फॉर्म में होता है। अगर ये हैंड रिटन हो तो ये अंडरलाइन होते हैं सेपरेटली, ठीक है। ये जनरली मैंने इसीलिए बता दिया, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन वो डाल दे, ठीक है। कॉमन नेम क्या होगा हमारे इस जो राइस का है? पेडी भी बोलते हैं, धान भी बोलते हैं, जीरी भी बोलते हैं उसको, और चावल भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उसका ओरिजिन कौन सा है? जो है अपना साउथ ईस्ट एशिया, या फिर आप इंडो बर्मा भी बोल सकते हो, ठीक है। और C3 प्लांट है। C3 प्लांट का मैंने आपको क्लासिफिकेशन के अंदर बताया था ना कि C3 प्लांट पहला जो स्टेपल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। फिर बात आती है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप का मतलब क्या होता है बच्चों? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप का मतलब होता है कि भाई अपना ना जो पोलन ग्रेन है एक ही फ्लावर के उसी में, मीन्स कि भाई जो प्लांट होगा उसी के जो फ्लावर्स के अंदर जो मेल जो हमारा पोलन ग्रेन होंगे वो फीमेल बॉडी जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तक वही जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट होता है जिसको जो फ्लावरिंग पॉइंट जो होती है फ्लावरिंग स्टेज होते हैं उस पर 12 घंटे से कम की आवश्यकता होती है सनलाइट की, ठीक है। वाटर लविंग क्रॉप है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है इसको, रिक्वायर्ड हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो राइस है ना अपना सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड है इन द वर्ल्ड, और सेकेंड स्टेपल फूड क्रॉप है। देखो, स्टेपल फूड क्रॉप क्या मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लोग जो ज़्यादातर जो भोजन खाते हैं, ठीक है। जैसे अपने हरियाणा की बात करें ना, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? अपना व्हीट ही खाया जाता है, गेहूँ खाते हैं, फिर उसके बाद चावल आता है भाई। तो अगर हम इंडिया लेवल की बात करेंगे तो वो वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा क्या खाएंगे? राइस खाते हैं, अगर इंडिया लेवल की बात करें तो। अगर वर्ल्ड में बात करें तो अपना सबसे ज़्यादा व्हीट खाया जाता है, ठीक है। इन इंडिया राइस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है, स्टेपल फूड क्रॉप है। देखो, इंडिया में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है, मीन्स हमारा स्टेपल फूड क्रॉप क्या है इंडिया की? वो राइस है,
ठीक है। राइस ब्रेन, जो राइस के जो दाने होते हैं ना, उसके अंदर कितना परसेंट ऑयल मिलता है बच्चों? 15 से 20% तक ऑयल मिलता है। ठीक है। इसकी फैमिली ग्रामिनी है, पोएसी है, फैबीसी फैमिली। ठीक है। इसकी सेलो रूट सिस्टम होता है। और पडलिंग इज डन टू प्रिपेयर फील्ड। अब देखिए, ये थोड़ी फील्ड की स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है। पडलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? कद्दू करना। देखो आपने देखा होगा, जैसे धान लगाते हैं, जीरे लगाते हैं, जो भी आपके इलाके के अंदर, जो भी आपके एरिया के अंदर वर्ड लिया जाता है राइस के लिए, वो ले लेना। ठीक है। तो उसमें क्या है बच्चों, जैसे ही हम प्रिपेयर करते हैं ना अपने फील्ड को, तो उसमें हम ट्रैक्टर से रूटावेटर करवाते हैं, रूटावेटर चलवाते हैं, उसमें हम टिलेज ऑपरेशन होता है, वो भी एक टाइप का। और उसके अंदर अगर रूटावेटर नहीं तो अपने एक जो बैल से तो बहुत कम ही करते हैं भाई आजकल। जो हमारे इम्प्लीमेंट का टॉपिक हो उसमें अच्छे से बता दूंगा मैं। बट इसमें पडलिंग का ध्यान रखना कि जैसे हम राइस को प्रिपेयर करते हैं ना धान ट्रांसप्लांटिंग के लिए, जो हमारी सीडलिंग्स होती है, जो हमारी पौध होती हैं, तो उसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं अपने, तो नर्सरी से जो अपने मेन फील्ड के अंदर करते हैं ना, तो उसके हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर ऑपरेशन ऑपरेट करवाते हैं रोटावेटर के साथ में, तो वही पडलिंग प्रोसेस होती है। ठीक है। पडलिंग के लिए हमें जो पानी, कितना स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है बच्चों? 5 सेंटीमीटर का चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 5 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, तभी अपनी पडलिंग अच्छी होगी। ठीक है। फिर बात आती है बच्चों इन्फ्लोरेसेंस। इसकी इन्फ्लोरेसेंस, एक सेकेंड बच्चों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। जो राइस की इन्फ्लोरेसेंस होती है ना बच्चों, इसको हम पुष्प भुज बोलते हैं हिंदी में, कि भाई कैसे अरेंजमेंट होती है फ्लावर की, वो कैसे होती है? हम पेनिकल। ठीक है। क्या होती है इन्फ्लोरेसेंस राइस की? पेनिकल होती है। ठीक है। इसमें शायद वो मिस्टेक हो गया टाइप करते टाइम, पेनिकल होती है। या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट्स। क्या बोल सकते हो? ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट्स। ठीक है। ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट्स। ठीक है। ये हमारी इसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है राइस की। ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना। जो फ्रूट टाइप होता है बच्चों, उसको क्या होता है? कैरिप्सिस होता है। कैसा होता है? कैरिप्सिस होता है। देखो हमारे 1 किलो अगर आपने चावल उगाना ना, ऐसा मानते हैं कि भाई उसको ग्रो करने के लिए ना लगभग 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। ट्रांसप्लांटेड क्रॉप आपने देखा होगा, पौध हमारे नर्सरी एरिया के अंदर, जैसे आपके फादर साहब क्या करते हैं, कोई भी आपका नर्सरी एरिया होगा, ठीक है, पहले एक नर्सरी एरिया बनाते हैं, उसके अंदर पौध लगाते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, सीडलिंग बोलते हैं जनरली उनको। फिर अपना जो मेन फील्ड होता है ना, ये मेन फील्ड है, तो इसके अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, लेबर के द्वारा। तो गैस इवोल कौन सी होती है राइस के फील्ड से? वो अपनी मीथेन होती है। कौन सी होती है बच्चों? मीथेन गैस होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम होता है, और टेस्ट वेट बासमती राइस का कितना होता है? 21 ग्राम होता है। अब बात आती है कि टेस्ट वेट होता क्या है? टेस्ट वेट होता है हमारे 1000 दानों का वजन। ठीक है, 1000 जो सीड होंगे राना राइस के, जो दाने बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसका जो वजन होगा वो हमारा टेस्ट वेट होता है, 25 ग्राम होगा। अगर आप बासमती राइस को वे करोगे तो 21 ग्राम मिलेगा। प्रोटीन मिलता है 6 से 7% राइस के अंदर। ठीक है, और 7.9% हमारा अनमिल्ड राइस के अंदर होता है। मीन्स जो अपना है ना, जिसकी मिलिंग नहीं की होती, जैसे हमारा धान जो जैसे क्रॉप्स है वैसे निकाल लिया, छिलका होता है उसके ऊपर। ठीक है, हस्क। प्रोटीन फाउंड इन राइस कौन सा मिलता है बच्चों? ओराइजेनिन। कौन सा मिलता है? ओराइजेनिन होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आता अपना फैट होती है, उसमें 2 से 2.5% होती है, और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 70% होता है, और डाइप्लॉइड होता है। मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे इसके पेयर्स में मिलेंगे, कितने होते हैं? 2n = 24 होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आती है अपनी स्पीसीज ऑफ राइस, कि हमारी कौन सी स्पीसीज है राइस की। सबसे पहले आती है ओराइजा स्टाइवा, फिर होती है ओराइजा ग्लेबेर्निया। ठीक है, ओराइजा स्टाइवा के अंदर हमारी 3 आती है, वैरायटी इंडिका, वैरायटी जैपोनिका, वैरायटी जैवोनिका। वैरायटी इंडिका में जिसका इसका ओरिजिन क्या है बच्चों? इंडिया है। ठीक है, और ये हमारी लॉन्ग होती है और वीक स्टेम होती है, जिसके कारण क्या हो जाती है? लॉजिंग प्रॉब्लम हो जाती है हमारे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे जो इंडिया होता है ना, ये इसका वैरायटी इंडिया है। ठीक है, ये हमारी लंबी बहुत जाएगी, और इसका जो स्टेम होगा ना, जो हमारा राइस का स्टेम होता है, वो क्या हो जाएगा? वो वीक होता है इसमें। ठीक है, जनरली ये हमारा राइस हो गया। ठीक है, ये इसकी मान लो स्पेकलेट्स हो गई। ठीक है, तो ये जो स्टेम होता है जिसको हम पराली भी बोलते हैं बाद में, तो क्या हो जाता है बच्चों?
वो अपना क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है, इस वैरायटी का। और हाई टिलरिंग क्रॉप है। टिलर्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये अपना एक आपने देखा होगा एक प्योद लगाते हैं, फिर बाद में क्या होता है इसके साइड में से ना और भी गुच्छे निकल आते हैं, मीन्स बोलते हैं ना कि भी और भी धान लग गया, कि मतलब पूरा एक जो हमारा है ग्रुप टाइप में होगा, गुच्छा टाइप में, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना। फिर आती है वैरायटी जैपोनिका। जैपोनिका का ओरिजिन क्या होता है बच्चों, जापान होता है। ये ड्वार्फ स्टेम होता है अपना, इसके अंदर लॉजिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, मीन्स हमारा धान है वो नीचे नहीं गिरता, ठीक है, लॉजिंग नहीं होता। और फिर बात है ग्रोन इन टेम्परेट और सब टेम्परेट रीजन के अंदर हम इसकी ग्रोइंग करते हैं, मीन्स हम इसकी ग्रोइंग जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और हमारा कुछ एक रीजन के अंदर नॉर्मल सा जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर हम इसकी सोइंग करते हैं, ठीक है। फिर बात आती है बच्चों इसकी जो वैरायटी जैवोनिका है, ठीक है। जैवोनिका का ओरिजिन क्या है बच्चों, इंडोनेशिया है, जिसको हम जंगली राइस भी बोलते हैं। फिर सेकंड जो हमारी है ना, एक तो थी हमारी ओराइजा स्टाइवा, फिर आती है हमारी ओराइजा ग्लेबेर्निया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हमारा ये ग्रोन किया जाता है वेस्ट अफ्रीका के अंदर, और इसकी जो प्रोडक्टिविटी ऑर्डर होता है ना सबसे ज़्यादा किसमें कौन, अगर इनके बात देखी जाए तो इनमें प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, जैपोनिका की सबसे ज़्यादा होती है, फिर जैवोनिका की होती है, फिर अपनी इंडिका की होती है, ठीक है। ये इसका ऑर्डर है, ध्यान रखना इसको। अब देखना इसमें हमारा फिर बात आती है बच्चों अपनी जाया। जाया को हम मिरेकल राइस ऑफ इंडिया बोलते हैं। मिरेकल का मतलब होता है जादूगर बोलते हैं, ठीक है। ये किसका क्रॉस से मिलके बनी है अपनी जाया वैरायटी, ये बनी है अपनी TN वर्ल्ड, ये हो ना TN1 वर्ल्ड फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी है, और टाइप 141 के साथ में इसका क्रॉस करवाया गया है, TN1 क्रॉस में टाइप 141, ठीक है, इसके क्रॉस से। इसका जो 10% एरिया होता है वो हमारे नर्सरी के लिए होता है, अपना फील्ड के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि आपके फादर साहब क्या करते हैं, अपना एक फील्ड होता है, यहाँ पे इतने एरिया के अंदर ना क्या कर देते हैं, नर्सरी लगा देते हैं, मीन्स जहाँ पे जो प्योद तैयार करते हैं वो रीजन, ठीक है। फिर इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं मेन फील्ड के अंदर, ठीक है। ये नर्सरी एरिया होता है बच्चों। फिर जो बेस्ट सॉइल होती है ना, इसके लिए कौन सी बेस्ट रहती है हमारी, कले, जो हमारी बेस्ट सॉइल होती है कले लोमी टू कले सॉइल बेस्ट रहती है। जो नीड स्लाइटली एसिडिक सॉइल की आवश्यकता होती है अपने राइस क्रॉप को, तो कौन कितनी होती है पीएच उसकी 5 से 6.5 तक। पडलिंग की जाती है राइस में प्रीपेड सीड बेड। देखो मैंने बताया ना पडलिंग, कद्दू करना भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कई जगह पे जो हरियाणा के लोग हैं भाई वो अलग अलग भी बोलते हैं, ठीक है। जर्नली इसको कद्दू करना ही बोला जाता है पडलिंग को। जैसे कि हमारा फील्ड के अंदर क्या करेंगे, एक हमारा फील्ड होगा उसमें पानी भर लिया 5 सेंटीमीटर तक का, फिर उसके अंदर टिलेज ऑपरेशन करते हैं, मीन्स रूटावेटर चलाते हैं, उसी को पडलिंग बोल देते हैं बस। 90% राइस इन द कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस इन एशिया। देखो जो राइस होता है ना, राइस इज कंज्यूम्ड, देखो ये राइस नहीं आएगा, ये राइस आएगा बच्चों, यहाँ पे RICE, ठीक है, क्या आएगा, राइस, ठीक है। जो हमारा 90% जो राइस होता है ना वो हमारा इंडिया के अंदर ही कंज्यूम होता है, और एशिया के अंदर ही, सॉरी, जो हमारा 90% जो राइस होता है वो एशिया के अंदर ही प्रोड्यूस होता है और एशिया के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। फिर बात आती है DG, वो जीन एक जीन का नाम है बच्चों, वो इनकॉर्पोरेटेड किया गया था राइस की हाइट को कम करने के लिए, ठीक है, ताकि उसमें लॉजिंग की प्रॉब्लम ना आए। ब्राउन टिप्ड या फिर शॉर्ट लेग्ड की गई थी, ठीक है। और लॉजिंग नॉट ऑकर इन जैपोनिका राइस, ठीक है। जो अपना जैपोनिका राइस था ना पीछे हमने पढ़ा था, उसमें लॉजिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। और पैरारूटेरा मेथड इज फॉलोड इन राइस। अब बात आती है कि बच्चों आप कहोगे कि सर पैरारूटेरा मेथड क्या होता है। पैरारूटेरा मेथड में क्या होता है, जैसे अपना ये मान के चलो कि भाई हमारा धान है ना आगे 10 से 15 दिन में कटने वाला है, तो उससे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी क्रॉप के हम सीड डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे, ताकि धान कटते ही ये अपनी क्रॉप ग्रोन हो जाए, ठीक है। ये पैरारूटेरा मेथड होता है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है राइस के लिए, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, ठीक है बच्चों। फिर बात आती है, देखो क्रॉप सीजन है, लोकल नेम क्या है, उसके सोइंग टाइम क्या है और हार्वेस्ट टाइम क्या है। देखो क्रॉप सीजन के अकॉर्डिंग हमारा ऑटम सीजन होता है, एक खरीफ होता है, और एक हम स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, जिसको हम समर भी बोलते हैं। तो ऑटम सीजन को हम लोकल नेम में क्या बोलते हैं बच्चों, ओस सीजन के नाम से जानते हैं। ऑटम सीजन का क्या लोकल नेम, ओस सीजन है। और इसके जो सोइंग टाइम होता है ना वो मई से जून होता है, और हार्वेस्टिंग टाइम होता है सितंबर से अक्टूबर में होता है, ठीक है। फिर बात आती है अपने खरीफ सीजन की क्रॉप की, उसको हम लोकल नेम में क्या बोलते हैं, अमन सीजन बोलते हैं। और ये अपना सोइंग टाइम कब होता है इसका, जून से जुलाई में होता है, और इसका हार्वेस्टिंग कब होगी, नवंबर दिसंबर के अंदर होगी, क्लियर है।
फिर बात आती है बच्चों हमारी समर सीजन या स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, जिसका लोकल नेम क्या होता है, बोरो या डालवा होता है। और इसका जो सोइंग टाइम होता है वो नवंबर दिसंबर होता है, ठीक है। और हार्वेस्टिंग टाइम इसका मार्च अप्रैल होता है। क्लियर है, ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। जो डपोक मेथड है ना, देखो डपोक मेथड है ना हमारा एक नर्सरी प्रिपरेशन का मेथड है, ठीक है। ये लिख रखा, इट इज़ ए मेथड ऑफ नर्सरी प्रिपरेशन। जो डपोक मेथड होता है, ये थोड़ा हाईलाइट करना था, हाईलाइट कर लेना इसको। जो डपोक मेथड होता है ना, ये पूरी इसकी इसी की बात करेंगे बच्चों। जो डपोक मेथड होता है हमारे नर्सरी प्रिपरेशन का एक मेथड होता है। इसके अंदर नर्सरी को हम ये कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया के अंदर, ये फिलीपींस से किया गया है, ठीक है। और इसके जो डपोक मेथड होता है ना, उसकी नर्सरी राइजिंग के लिए कितना एरिया की जरूरत होती है बच्चों, 25 से 30 स्क्वायर मीटर की जरूरत होती है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना रेड कलर में इस तरीके से, ठीक है। ये एक आपकी एक हेडिंग सी है डपोक मेथड, ये सारा उसी की पॉइंट है डपोक मेथड की। और इसका जो सीड बेड प्रिपेयर करते हैं ना, वो बनाना लीव्स के ऊपर करते हैं, ठीक है। जो हमारे केले की पत्तियां होती है, जो सीडलिंग रेडी हो जाती है ना ट्रांसप्लांटिंग के लिए डपोक मेथड में, वो 11 से 14 दिन के अंदर हो जाती है, ठीक है। 11 to 14 डेज के अंदर हो जाती है। ये अपने हाईलाइट कर लेना बच्चों, ये ऐसे, ठीक है। फिर बात आती है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसको SRI सिस्टम भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन को। इसके अंदर हमारे जो ये भी हमारे एक जो हमारा सीडलिंग है वो इसमें ट्रांसप्लांटिंग के लिए कब रेडी हो जाती है बच्चों, 8 से 12 दिन में, ठीक है। और इसके लिए स्पेसिंग कितनी चाहिए होती है, देखो पहले जो होती है वो अपनी रो टू रो होती है स्पेसिंग, दूसरी जो होती है हमारी प्लांट टू प्लांट होती है, ये मैंने आपको बताया था 25 × 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर बात आती है डायरेक्ट सीडेड राइस। देखो अगर हम, आपने देखा भी होगा कुछ किसान क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने खेत के अंदर उसके, देखो कुछ ज़्यादातर क्या करते हैं, पहले प्योद उगाएंगे, ठीक है, सीडलिंग राइज करेंगे नर्सरी में, फिर वो अपने मेन फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, ठीक है, वो लेबर से करवाते हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट सोइंग करवा देते हैं अपनी राइस की, ठीक है, फील्ड के अंदर डायरेक्टली, जैसे हमारी कॉटन की करवाते हैं ना आजकल, तो पहले बीज लगाते थे हाथों से, अब डायरेक्टली भी सोइंग करवा देते हैं। तो राइस की भी ऐसे ही होते हैं बच्चों। तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट सीडेड राइस क्रॉप रिक्वायर लेस लेबर भी कम लगेगी, टेंस टू मैच्योर फास्टर भी होगी हमारी ट्रांसप्लांटिंग। देखो अगर आप पहले नर्सरी में लगाओगे फिर उसको उखाड़ के फिर अपने मेन फील्ड में लगाओगे तो वो ग्रो भी नहीं होगी। बट इसमें एक कमी आती है, जो सबसे ज़्यादा जो कमी देखी गई है ना अपनी, जो डायरेक्ट सीडेड राइस होता है उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, आयरन डेफिशिएंसी मेजर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है उस डायरेक्ट सीडेड जो हमारा राइस होता है, ठीक है। और जो राइस लेता है ना, जो राइस अपनी क्रॉप है, वो आयरन को किसकी फॉर्म में लेता है, Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में लेता है, ये बात ध्यान रख लेना। फिर बात आती है बच्चों हमारे जो ट्रांसप्लांटिंग होती है अपनी 25 से 30 दिन करते हैं, जब हमारी सीडलिंग तैयार हो जाती है, 3 से 4 पत्ती आ जाती है, तब करते हैं अपनी सीडलिंग को। जो नर्सरी प्रिपरेशन का जो टाइम होता है ना, वो 15 मई से 30 मई के बीच में होता है, ठीक है। जो पौध लगाते हैं अपनी नर्सरी एरिया तैयार करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग टाइम कब तक होता है बच्चों, इसका जून से जुलाई के फर्स्ट वीक तक, ठीक है। ज़्यादातर किसान कर ही देते हैं, और इस टाइम पे अपना हरियाणा के अंदर मानसून भी आ जाता है ना, जो हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक, ठीक है। जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है बच्चों 2 मेथड से की जाती है, या तो आप हाथ से कर सकते हो या फिर आप पेडी ट्रांसप्लांटर से कर सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है बच्चों हमारे जो सीड रेट होता है, इसकी मैं पिक आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है, ये ट्रांसप्लांटिंग मेथड का, बाकी आपको पता भी होगा इतना। तो सीड रेट जो होता है हमारा कितना चाहिए होता है हमारा राइस की सोइंग के लिए, अगर आप ब्रॉडकास्टिंग से हेल्प से आप सोइंग कर रहे हो अपनी राइस की, तो आपको 100 kg पर हेक्टेयर डालना पड़ेगा बीज, ठीक है। अगर एकड़ की बात आ जाए तो बच्चों 100 / 2.5, ठीक है। ये लैंड मेजरमेंट से है तो आप कर लेना ये कन्वर्जन, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 40 किलो आपको लग जाएगा 1 किले में, ठीक है, 1 एकड़ में। अगर आप ड्रिलिंग मशीन से जैसे आप डायरेक्ट से सोइंग करवाओगे तो आपको 60 kg पर हेक्टेयर डालना पड़ेगा सीड। अगर आप डपोक मेथड होगा जो फिलीपींस से लिया गया था उसके अकॉर्डिंग करोगे आप 1.5 से 3 kg पर क्यूबिक मीटर में डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर SRI सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे तो सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन की मेथड से चलोगे तो आपको 5 से 6 kg पर हेक्टेयर में लगने वाला है। अगर आप प्योद पहले क्या करोगे, प्योद तैयार करोगे फिर मेन फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट करोगे, तो आपका जो सीड रेट रहेगा ना नॉर्मल के लिए 25 से 30 किलो रहता है। चलो हमारा मान लिया कितना आ जाएगा 1 एकड़ के लिए 10 किलो के तकरीबन अपना बीज लग जाएगा, ठीक है, जो सीड है। और मिड के लिए अगर आपको मीडियम के लिए जो हमारा होता है वो कितना लग जाएगा बच्चों, 15 kg, ठीक है।
डिवाइड बाय, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। जो स्पेसिंग चाहिए होती है अपनी राइस को कितनी चाहिए होती है, 20 इंटू में 15 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे। और जो नंबर ऑफ सीडलिंग होती है पर हील कितनी लगती है, जैसे मान लिया कि भी एक हील सी है, यहाँ पे 2 या 3 लगा देते हैं। जो मैट टाइप नर्सरी होती है ये अपनी एक पेडी ट्रांसप्लांटिंग के लिए होती है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे पेडी ट्रांसप्लांटर होता है ना, उसमें एक आपने किसानों को ऐसे काटते देखा हो, फिर उसको सीडलिंग को फोल्ड करते वो, ठीक है, जैसे हम कारपेट को फोल्ड करते हैं, वो अपनी मैट टाइप नर्सरी होती है बच्चों। ठीक है, इरिगेशन कितनी चाहिए होती है राइस को, 15 से 16 इरिगेशन की आवश्यकता होती है। और जो इसकी मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है ना हमारे राइस की, वो कौन सी होती है, बूटनिंग स्टेज या फिर पैनिकल इनिशिएशन स्टेज होती है। देखो पैनिकल हमारा इन्फ्लोरेसेंस को इसको पैनिकल बोलते थे, तो वहाँ पे हमारी डेवलप हो रही थी, वो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है। उस स्टेज के ऊपर हमारे राइस को पानी चाहिए ही चाहिए होता है। दूसरी जो होती है वो टिलरिंग होती है। ठीक है, ये बाकी क्या आप जस्ट पढ़ लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 ये ही इंपॉर्टेंट है। फिर ब्राउन मैन्योरिंग है ना, क्या होता है ब्राउन मैन्योरिंग, ढेंचा इज ग्रोन एंड देन कल्टिवेटेड इन फील्ड। देखो आपने ऐसा सुना होगा कि पहले ढेंचा ग्रो कर देते हैं फील्ड के अंदर, राइस के अंदर। जैसे अब जून है तो उसमें क्या कर देंगे किसान, ढेंचा ग्रो कर देंगे, फिर उसको रूटावेटर की हेल्प से, फिर उसको हमारे टिलीज ऑपरेशन की हेल्प से मान लो, या रूटावेटर की हेल्प से मान लो, हमारे उसको फील्ड के अंदर मिक्स कर देंगे हमारे सोइल के अंदर। ठीक है, वो अपने ब्राउन मैन्योरिंग होता है। वो जनरली उसमें ढेंचा ही किया जाता है। उसका जो साइंटिफिक नेम होता है ना, सिस्बेनिया बिस्पोनिया होता है। ठीक है, उसका जो सोइंग टाइम होता है फर्स्ट से जो थर्ड वीक होता है ना मई का, उसमें सोइंग करते हैं। और उसके लिए सीड रेट कितना चाहिए होता है, 60 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है। ठीक है, वैन ढेंचा ऑफ 25 डेज देन 2-4 डेज स्प्रेड ऑन ढेंचा। देखो जब ढेंचा ना अपना 25 दिन का हो जाता है तो हम उसका 240 का स्प्रे कर देते हैं। देखो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम इसको ग्रोइंग ही क्यों करते हैं, अगर हम इसको कट कर देते हैं तो, या फिर हम उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, या फिर हम 240 का स्प्रे डाल देते हैं। वो क्योंकि बच्चों इसको जो हमारी राइस क्रॉप होगी ना, उसको ना नाइट्रोजन की वो होगी आवश्यकता आगे। ठीक है, 150 kg पर हेक्टेयर चाहिए होती है। तो अगर आप मान के चलो, अगर आपने क्या कर दिया, ढेंचा को अपने ग्रो करके और फिर मिक्स कर दिया, फिर 240 मार दिया, तो वो नाइट्रोजन अवेलेबल करवाएगा ना अपनी क्रॉप को। ठीक है, और उसमें कार्बन परसेंटेज भी बढ़ाएगा हमारे सोइल के अंदर, इसलिए करते हैं बच्चों। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होते हैं, देखो ये NPK रेशियो कितना होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम रेशियो 150-60-60, ऐसे याद कर लेना इसको, 150-60-60। ठीक है, इस तरीके से कोलन लगा के। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपनी हो जाती है किसमें, ये हमारी नाइट्रोजन हो जाती है, ये अपनी फॉस्फोरस हो जाता है, ये अपना पोटासियम हो जाता है। ठीक है, और जो जिंक सल्फेट चाहिए होता है वो 25 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है। अब देखो जो हमारी वाटर लॉग कंडीशन जो सोइल होती है ना, उसमें 2 जोन बन जाती हैं। एक तो होती है अपर जोन, एक होती है लोअर जोन। देखो अपर जोन में हमारी ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम ऑक्सीडाइज जोन भी बोलते हैं, इसीलिए 1 से 10 mm के इसका बीच में स्पेस रहने वाला है। ठीक है, और जो रिड्यूस जोन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस जोन बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे वाली हो जाती है, जस्ट बिलो इसी के जो 10 mm के बिलो होती है ना, वो अपनी कौन सी हो जाती है, रिड्यूस जोन हो जाती है। फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं हम रिड्यूस जोन के अंदर, ये ध्यान रख लेना। हम राइस के अंदर कौन सी जगह के ऊपर फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, वो अपने रिड्यूस जोन के अंदर करते हैं। नाइट्रोजन इज अप्लाइड 3 स्प्लिट डोजेज के अंदर। देखो हम नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा यूरिया डालता है किसान, ठीक है, तो वो 3 स्प्लिट में डालता है, मिनिमम तो 3 डालता ही डालता है। ठीक है, 3 बारी मीन्स अगर आपने सोइंग कर दिया, पहले एक सोइंग के टाइम पे, फिर उसके 3rd वीक में, फिर 6th वीक में। ठीक है, इस अकॉर्डिंग चलता है। जो हमारा यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन पेडी फील्ड के अंदर वो अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन लीच डाउन हो जाती है या फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। मीन्स देखो हम जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं, मैंने आपको पीछे जो वीडियोस थे उसके अंदर करवा दिया था, तो उसके अंदर क्या क्या होता है बच्चों, वो हमारे लीच डाउन हो जाता है। जैसे पानी खड़ा होता है अपने फील्ड के अंदर, वो पानी के साथ मिलके हमारे ज़मीन के नीचे चला जाएगा। ठीक है, वो जो हमारे राइस क्रॉप है उसको अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। हैंस डीप प्लेसमेंट करनी पड़ती है, तभी हम उसको रिड्यूस जोन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अमोनिकल फॉर्म जो हमारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है ना, वो रिड्यूस जोन के अंदर अप्लाई करते हैं, ताकि वो उसकी एफिशिएंटली जो है एफिशिएंसी है हमारी नाइट्रोजन को, वो ईजिली मिल जाए। जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी होती है राइस की, वो कितनी होती है, 30 से 40% होती है। कितनी होती है बच्चों, 30 से 40% होती है। फिर हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में फिर आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम क्या करते हैं बच्चों, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि भी हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हेल्प से नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे अपनी प्लांट को। ठीक है,
इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट टोटल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ राइस कुड बी ब्रोट अबाउट 25 से 30% हमारे जो बायो फर्टिलाइजर हैं वे करते हैं। देखो जो टोटल फर्टिलाइजर हमारे जैसे 150 kg चाहिए होता है, हमारे नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो वो क्या करता है इसमें है ना 25 से 30% तक हमारे जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, एल्गी होती है मेनली, वो करके दे देती है। जैसे हमारी जो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ वाटर फंड्स अजोला एनाबिना अजोला आता है, ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, ये क्या करती है, ये अपने बायो फर्टिलाइजर है बच्चों, ठीक है। जैसे अपने एल्गी होगी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको पूरा नाम बोलते हैं, ठीक है, एनाबिना अजोला हो गया, ठीक है, ये अपने क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, ठीक है। एजोटोबैक्टर इज ए नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन बायोलॉजिकली इन द राइस। अब क्या करता है सिम्बायोटिक रिलेशन में, क्या होता है बच्चों, सिम्बायोटिक और एसोसिएटिव सिम्बायोटिक ये अलग अलग होते हैं। ये मैंने आपको वैसे पिछले वाले वीडियो के अंदर भी बताया था। सिम्बायोटिक में क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है उसको प्लांट शेल्टर दे देता है और उसके बदले में जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे देता है, ठीक है। वो एजोटोबैक्टर भी यूज किया जाता है। देखो ये सारी वेराइटी होती है, वो हमारी गिव फुल्ली क्वांटिटी ऑफ जिंक फॉस्फोरस और पोटास को 1/3 जो 1/3 बोलो 3 स्प्लिट बोल सकते हो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। आल्सो जो राइस होता है ना, फॉस्फोरस को 2 टाइम में दिया जाता है, नाइट्रोजन को 3 टाइम में दिया जाता है, राइस को फॉस्फोरस को 2 टाइम में दिया जाता है, ठीक है। जो बेस्ट फर्टिलाइजर होती है वाटर लॉक कंडीशन के अंदर वो अमोनियम सल्फेट होता है, जो फॉलो किया जाता है किसके द्वारा, डीएपी या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट के द्वारा। मीन्स आपको जो बेस्ट फर्टिलाइजर होता है ना कि भाई हाँ पानी खड़ा है फील्ड के अंदर, तो उसमें कौन सा फर्टिलाइजर बेस्ट रहता है, हमारा अमोनिकल सल्फेट रहता है, ठीक है। जो नॉर्मल क्रॉप होती है नाइट्रोजन वो किसकी फॉर्म में लेते हैं, NO3 की फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में। बट जो हमारा राइस क्रॉप होता है ना वो अमोनिया की फॉर्म में लेता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, NH4 की फॉर्म में। फिर बात आती है गोल्डन राइस, फादर ऑफ गोल्डन राइस किसको बोला गया बच्चों, इंगो पुट्रिकस को बोला गया। किसको बोला गया, इंगो पुट्रिकस को, ठीक है। ये डेवलप किया गया था ये गोल्डन राइस अपना स्विस या फिर जर्मनी, स्विस होता है स्विट्जरलैंड, ठीक है, और जर्मनी के अंदर। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस होता है। आपसे पूछ लेगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस कौन सा होता है, तो आप बताओगे गोल्डन राइस को बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ए डेवलप्ड बिकॉज राइस इज स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ हमारा पीपल का है, इंडिया का, तो बट डेफिशिएंट किस में हो जाते हैं, अपना विटामिन ए के अंदर रहता है, ठीक है, गोल्डन राइस रहता है बच्चों। सो हम इसके अंदर प्रीक्योर्सर, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम बीटा कैरोटीन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बीटा कैरोटीन का। तब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी ना वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। बीटा कैरोटीन हमने इसके अंदर डाल दिया तो क्लियर है। फिर बात आती है बच्चों हमारा सुपर राइस। सुपर राइस किसने डिस्कवर किया था, डॉक्टर GS खुश ने, ठीक है, गुरुदेव सिंह खुश इसका पूरा नाम है। ये IRRI में है, ठीक है। कहाँ पे किया गया था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर किया गया था, ठीक है। ये सुपर राइस जो वैरायटी है, और जो सुपर राइस है वो डिस्कवर किया गया था डॉक्टर GS खुश ने। विच वुड ब्रिंग एन इम्प्रूवमेंट 25% ओवर प्रेजेंट डे वाई वेराइटी, ठीक है। आगे आगे 25% वेराइटी हो गई। देखो मेन बात तो ये थी कि भी जो सुपर राइस के फादर कौन है, डॉक्टर GS खुश है, और कहाँ पे डिस्कवरी हुई थी इसकी, वो हुई थी अपनी IRRI में, ठीक है। जो लूनिसरी होती है ना, ये सुपर राइस की एक वैरायटी का नाम है बच्चों। जो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, अब बात आती है हाइब्रिड राइस के फादर कौन है, प्रोफेसर लोंगपिंग यान है, ठीक है। डेवलप किया गया था चाइना के अंदर हाइब्रिड राइस। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग हम इसकी कैसे करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं हम दराती के साथ में, थ्रेसिंग करते हैं हम या तो ड्रम पे पीटते हैं या फिर हम थ्रेसर में निकालते हैं। अगर आपने हार्वेस्टिंग और जो थ्रेसिंग एक साथ करनी है तो हम कंबाइन हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फॉर स्टोरेज हम राइस, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अगर हम कोई भी सीरियल क्रॉप होगी ना अपनी, हम सीरियल क्रॉप ही स्टार्ट करी आज हमने, जो हमारी खाने की होती है, तो कोई भी सीरियल क्रॉप होगी ना उसको मॉइस्चर 12% चाहिए होगा मिनिमम, ठीक है, स्टोरेज के लिए। मैक्सिमम, मिनिमम या मैक्सिमम एग्जैक्ट की बात आ जाए तो 12%, ठीक है, 10 से 12% पे स्टोर कर देते हैं, मैक्सिमम यही होता है। अगर आप आगे भी फिर हमारी फंगल ग्रोथ हो स्टार्ट हो जाती है, अगर वो होगा तो ज़्यादा गिल्ला होगा तो राइस, ठीक है। जो बासमती राइस होता है वो फेमस फॉर सेंट, देखो एक डिश का नाम होता है, ठीक है, सेंट के लिए फेमस होता है। और जो 55% एरिया ना अपना टोटल हरियाणा का, वो ईस्ट एरिया होता है। जो जनरली हम ईस्ट एरिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा धान है ना, जो हमारा राइस होता है वो 55% हमारा बासमती राइस ही होता है। जो नर्सरी प्रिपरेशन करते हैं हम इसकी जून के अंदर करते हैं, ठीक है, 1 से 15 जून तक,
ठीक है। और जो हमारा सीड रेट होता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए 20 kg पर हेक्टेयर होता है, ठीक है। और अगर आप 1 एकड़ की बात करेंगे तो 20 मतलब 200 डिवाइड बाई 25, 25 8, तो 8 kg पर हेक्टेयर सॉरी पर एकड़ लगेगा अपना, ठीक है। और ट्रांसप्लांटिंग करते हैं हम 25 से 30 दिन के बाद में, जब 5 से 6 पत्तियाँ आ जाती हैं। स्पेसिंग वही है 20x15 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्लांटिंग डेप्थ कितनी डेप्थ जाएगी अपनी, जो प्योद होती है ना वो हमारी मिट्टी के अंदर कितनी डिप करते हैं बच्चों, वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। और ये बात ध्यान रख लेना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो, ये पेपर में भी पूछा गया था कि जो हमारा बासमती राइस होता है ना और एक हमारा नॉर्मल राइस होता है, उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का। देखो हाफ नाइट्रोजन और हाफ फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है नॉर्मल राइस के कंपैरिजन। जैसे मान लो हमारा 150 kg मांग रहे हैं अपना नॉर्मल राइस, ठीक है, 1 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं। अगर आपने लगा दिया बासमती राइस तो 75 kg ही नाइट्रोजन देनी पड़ेगी पर हेक्टेयर के अंदर आपने, ठीक है। और फिर बात आता है क्लिपिंग और चॉपिंग। देखो आपने देखा होगा कि कोई राइस के जो प्लांट अदर अदर जो वैरायटी ग्रो करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं अपने, ऊपर से काट देते हैं धान को, ठीक है, दराती की हेल्प से, तो वो ताकि उसकी ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ ना हो पाए, ठीक है। 55 दिन से पहले पहले ही काटते हैं बच्चों। ये नहीं कि भाई जैसे ही आपका जो फ्रूट आया, जो हमारी बाल आई तो उसको काटते हैं, नहीं, 55 दिन से पहले जो हम करते हैं क्लिपिंग चॉपिंग मेथड राइस में किया जाता है। जो इसकी वैरायटी होती है ना, हमारी टाल बासमती कौन सी, तरोरी बासमती है, बासमती CSR 30। देखो ये पूछी गई थी, CSR 30 किसकी वैरायटी अपनी बासमती राइस की है, और बासमती 370 हो गया। PB 1121 ये हमारी डवार्फ वैरायटी, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है जो हमारा फार्मर होता है, ठीक है। ये भी करते बच्चों CSR 30, ऐसा भी नहीं है कि पूसा बासमती 1, हरियाणा बासमती 1, ये सारी की सारी हमारी किसकी वैरायटी है, बासमती राइस की। तरोरी और तारावारी ये करनाल में एक जगह है भाई जहाँ पे बासमती राइस है ना बहुत ज़्यादा क्वालिटी का होता है, मीन्स कहते हैं ना अरोमा नियर, जैसे ऐसे कहते हैं ना बिल्कुल आपको सुगंध आ जाएगी उसको दूर से ही कि भाई हाँ चावल बने हैं। तो बासमती राइस की इतनी अच्छी अरोमा होती है, ठीक है। तरोरी और तारावारी एक जगह है करनाल में, वहाँ का जो पता ही नहीं क्या उसमें चमत्कार है, ठीक है। बहुत अच्छा जो होता है ना अरोमा बासमती राइस की, वो सबसे ज़्यादा तरोरी और तारावारी में देखने को मिलती है, ठीक है। जो बासमती राइस होता है वो लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल राइस के। आपने देखा होगा कि साइज़ में जो लेंथ होती है ना चावल की वो बड़ी होती है बासमती की, और छोटा ऐसे होता है नॉर्मल जो राइस होता है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों इंसेक्ट और पेस्ट की, ठीक है। जो मेनली है ना सबसे जो फेमस होता है कि राइस गुंडी बग होता है, ये अटैक करता है मिल्किंग स्टेज पे, जिसको कहते हैं नाड़ तोड़ बीमारी कहते हैं ना नॉर्मली लेमन लैंग्वेज के अंदर। येलो और पिंक स्टेम्पोरर होता है, ब्राउन प्लांट ऊपर आता है, राइस ग्रास ऊपर आता है। बट पहले ये ध्यान रख लेना, इसमें एक इंपॉर्टेंट है अपना राइस गुंडी बग, वो अटैक करता है मिल्किंग स्टेज के ऊपर। अब बात आती है डी हलिंग या डी हस्किंग, रिमूवल ऑफ हस्क फ्रॉम पैडी। देखो आपने देखा होगा, आप खेत के अंदर जाते हो तो वहाँ पे जनरली आपका जो राइस होता है उसके ऊपर हस्क होता है, ठीक है। उसको हटाना, उसको रिमूव करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीहलिंग या डीहस्किंग बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर हल क्या होता है, जो हस्क हस्क होता है अपना भूसा, ठीक है, वो 33% होता है उसका, और हल क्या होता है जो अपना राइस बच गया ना वो 66% तक, ठीक है बच्चों। फिर बात आती है जो मिलिंग रिमूवल कर देता है। देखो आप मिल में जाते हो कि उस भूसे को अलग करवाते हो मेन राइस से, तो उसमें क्या होता है बच्चों, आउटर कवरिंग को रिमूव कर देते हैं राइस की को, ठीक है। वो पॉलिशिंग की जाती है फिर ताकि वो थोड़ा सा और अच्छा दिखे आपको, वाइट वाइट सा दिखे, वरना येलोइश दिखेगा। तो वो 2% करते हैं उसमें पॉलिशिंग हमारी डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन B1 की, थायमिन, जिसको थायमिन बोलते हैं, ठीक है। आल्सो इसको 2 से 2.5% तक फैट मिलती है, वो भी रिमूव हो जाती है पॉलिशिंग की हेल्प से, ठीक है। जो पैराबोइलिंग मेथड होता है, एक मेथड होता है हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट किया जाता है ड्राई एरिया के अंदर फॉर बिलोइंग प्रोडक्शन ऑफ मिल्ड पैराबोइल्ड ग्रेन के अंदर। देखो पैराबोइलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोथर्मल मीन्स हमारा जो पानी होता है उसको गर्म करके हम बाई ड्राइंग बिफोर मिलिंग, देखो उसमें क्या करें, पहले उबाल लेंगे। इस मेथड के अंदर देखो मैं बताता हूँ, जैसे आपने पानी लिया उसको बॉईल कर लिया, ठीक है, उस बॉईल के अंदर करके पानी को फिर हमने राइस डाल दिया जो अपना हमने जिसका हस्क रिमूव करवाना, फिर उसको हमने सुखा दिया और फिर हमने उसकी मिलिंग करवा दी ताकि उसका हस्क आसानी से उतर जाए। इससे क्या होता है, हमारा विटामिन B12 है वो कंजर्व रहता है, ठीक है।
B1 या B12, ठीक है। पैराबोइल्ड जो हमारा कन्वर्टेड होता है राइस में पार्शली प्री कुक्ड इन हस्क विच रिटेन सम न्यूट्रिएंट्स अदरवाइज लॉस्ट ड्यूरिंग रिफाइनिंग। देखो जो पैराबोइल्ड कन्वर्ट क्या कर देते, देखो जो राइस के अंदर जो हस्क होता है ना पकने से पहले, तो उसके अंदर कुछ एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप पैराबॉइलिंग नहीं करोगे ना, जैसे आप पानी के अंदर उबाल के उसको फिर वो नहीं करवाओगे, तो आपका जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस हो जाएंगे बच्चों। पैराबॉइलिंग बेस्ट मेथड है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। जब भी आप अपने घर में यूज़ करो ना कि भाई आपको जो चावल है वो निकलवा के लेके आने, तो आप ऐसा करना, ठीक है। फिर बात आती है बी हुसैनी। इसके अंदर हम क्रॉस प्लगिंग करते हैं बच्चों। देखो ये अपना कोई भी फील्ड होगा तो इसके अंदर है ना हम क्रॉस प्लगिंग करेंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, इसमें 4 से 6 वीक आफ्टर सोइंग विद द लाइट कंट्री प्लो, देख ठीक है, कंट्री प्लो की हेल्प से करेंगे। अब बात आती है कि कंट्री प्लो कैसे होता है, मैं आपको जो इम्प्लीमेंट का जो टॉपिक होगा वो कराऊंगा, तब देख लेना, ठीक है। वैसे आप अभी गूगल कर सकते हो। 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर के अंदर की जाती है, 2 बारी की जाती है। ये कंट्रोल करता है वीड को, ठीक है। बी हुसैनी जनरली हम हल की हेल्प से करते हैं, जो हमारा कंट्री प्लो होता है। इससे क्या होगा बच्चों, जैसे हमारा जो स्टैंडिंग वाटर होता है ना, तो उसमें कुछ एक हमारे मान लो हमारे वीड रह गए, तो क्या कर देता है बी हुसैनिंग की हेल्प से वो रिमूव हो जाते हैं। क्लियर। फिर बात आती है बच्चों अपनी जो ग्रेन या फिर कैरिप्सिस बोलते हैं जिसको, देखो जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस थी वो पेनिकल या फिर ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट्स थे, लेकिन जो फ्रूट टाइप होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, अपना ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। वो अनक्लोज होता है 2 लेयर के अंदर, लेमा और प्लेया, जिसको हम हल बोलते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट वार्फ वैरायटी थी वो TN1 ताइवान से ली गई थी अपनी, ठीक है। और डीजी वूजिन हमारा क्या था, एक जीन इंट्रोड्यूस किया गया था राइस में उसकी हाइट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। और अकुच्ची डिजीज आती है बच्चों, देखो ध्यान रखना, अकुच्ची डिजीज आती है राइस के अंदर, वो किसके कारण डेफिशिएंसी के कारण आती है, वो H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण आती है। और ये अब की बार 2025 में पूछा ही गया था ये वाला क्वेश्चन। जो खैरिया डिजीज होती है राइस में वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है, वो जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होती है, ठीक है। उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, आपको 5 kg जिंक सल्फेट डालना पड़ेगा। अगर जो ब्राउनिंग ऑफ राइस वो किसके कारण हो जाता है, भूरा भूरा राइस, वो आयरन की टॉक्सिसिटी के कारण हो जाता है, ठीक है। वाइट बर्ड जो होती है वो किसके कारण होती है, वो आयरन की डेफिशिएंसी के कारण होती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं अपना जो सिलिकॉन की डिफिशियंसी के कारण हमारा प्लांट क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और ड्रूपी हो जाता है, ठीक है। अब और भी डिजीज आती है अपने राइस के अंदर, जैसे मोनटेक डिजीज आ गई तो राइस रूट नेमाटोड बोलते हैं इसको, ब्लास्ट डिजीज आ गई, ठीक है, जिसको हम रिचमैन डिजीज भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना कि ब्लास्ट डिजीज कौन से क्रॉप के अंदर आती है, अपनी राइस क्रॉप के अंदर आती है, और इसको हम रिचमैन डिजीज भी बोलते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आ गई, स्टेम रोड डिजीज आ गई ब्राउन, ठीक है, इस टाइप से। जो टर्गर डिजीज आती है राइस में, टर्गर वायरस के कारण आती है, ठीक है, टंगरो, ठीक है। वेक्टर इसका कौन होता है, कौन फैलाता है इस डिजीज को, ग्रीन लीफ हॉपर। कौन फैलाता है बच्चों, ग्रीन लीफ हॉपर। जो वैरायटी होती है अपनी राइस की, देखो जितनी भी HK हरियाणा कोल्ड राइस है बच्चों, ये इसका HKR की जो वैरायटी होगी ना, HKR की जो वैरायटी होंगी अपनी हरियाणा कोल्ड राइस, कोल्ड हमारा जो एक कैंपस है ना अपना वहाँ, ठीक है, वही है हरियाणा कोल्ड राइस। और हरियाणा शंकर धान 1 HSD, हरियाणा शंकर धान 1, ये सारी गोविंद हो गई, HKR 46 हो गई, IR, जितनी भी ये वैरायटी होगी अपनी राइस की होती है। और जितने भी PB से स्टार्ट होंगे, पूसा बासमती, CSR 30, ये अपनी किसकी वैरायटी होती है बच्चों, ये अपनी किसकी होती है, ये अपनी बासमती राइस की होती है, ठीक है। अब देखो धान के अंदर अपने क्या आता है, हमारी वीड भी आते हैं, खरपतवार भी आते हैं। कौन से आते हैं, देखो एकोलिया अकोले में आता है, जिसको हम छोटा सामक बोलते हैं, वाइल्ड राइस, जंगली राइस। आपने देखा होगा कि जब हमारा ना कमर तक अपना धान आने लग जाता है ना, तो आपने देखा होगा कि फार्मर क्या करता है कि उसके अंदर से ये जो वीड होता है इसको निकाल रहा होता है, वाइल्ड राइस को छोटा सामक बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, वो निकाल रहा होता है। बट आप क्या सोचते हैं धान को क्यों काट रहा है, वो धान नहीं होता बच्चों, वो जंगली राइस होता है अपना, ठीक है, ध्यान रखना। ये साइंटिफिक नेम अभी छोड़ देना, बाद में कर लेना, इसका अलग से PPT इसके अपलोड करूँगा, एक अलग से टॉपिक है इसका वीड का पूरा, ठीक है। बनियाड ग्रास आता है उसमें, मुत्था आता है, ठीक है, ये बहुत सारी आते हैं। एक बात और ध्यान रखना, हम PPI स्टेज होती है, PPI प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, एक होती है अपनी प्री एमरजेंस और एक होती है पोस्ट एमरजेंस, ठीक है। देखो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, इन तीनों टर्म को समझ लो, अच्छे से समझो। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन आपने क्या किया,
फील्ड है आपका ये इसके अंदर आपने कोई भी क्रॉप ग्रोइंग नहीं की, तो उससे पहले ही आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर जो भी हर्बिसाइड पेस्टिसाइड है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, वो डाल दिया। तो वो प्री प्लांट के ऊपर डाला जाता है। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन मीन्स प्लांट ग्रो करने से पहले। फिर बात आता है प्री एमरजेंस, ठीक है, एक वर्ड प्री एमरजेंस, ये आप बहुत बार सुनोगे आगे क्रॉप्स के अंदर। प्री एमरजेंस, प्री एमरजेंस में क्या होता है, जैसे आपने ना, ये आपका फील्ड था, इस फील्ड के अंदर आपने सोइंग तो कर दी, बट आपकी जो क्रॉप है ना वो ग्रो नहीं हो पाई। उस आपने क्रॉप तो सोइंग कर दी बट वो ग्रो नहीं हो पाई, तब हम जो हर्बिसाइड पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालते हैं वो अपना प्री एमरजेंस स्टेज होता है, मीन्स एमर्ज होने से पहले। जो लास्ट आता जो थर्ड होता है पोस्ट एमरजेंस। इससे क्या होता है, जैसे अपना फील्ड था, इसमें आपकी क्रॉप है वो ग्रोन भी होगी और एमर्ज भी हो गई, ठीक है, दिख भी रही है आपको क्रॉप। तब हम जो भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालते हैं, फंजीसाइड डालते हैं, वो अपना कौन सा आ जाता है, पोस्ट एमरजेंसी स्टेज होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये बहुत बार रिपीट होगा। अगर आप भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, ठीक है। पीपीआई स्टेज पे हम डालते हैं फ्लूक्लोलैरिन डालते हैं, इसको हम बेसिलिन भी बोलते हैं। 2021 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। पीपीआई स्टेज के ऊपर कौन सा हर्बिसाइड डाला जाता है, तो फ्लूक्लोलैरिन होता है, फ्लूफोरेलिन नहीं है, फ्लूक्लोलैरिन, ठीक है। फिर बात आती है बच्चों, हमारा सिमिलर वीड के लिए हम क्या क्या डाले भाई, हम बास्फेरिक सोडियम डालते हैं, जिसको हम नॉमिनी गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ताकि वो मर जाए नॉमिनी गोल्ड से, ठीक है। जो हमारी अब आती है कि भी हमारा लीडिंग कंट्री राइस का कौन सा, सबसे ज़्यादा राइस किस में होता है, चाइना में होता है, फिर हमारा इंडिया के अंदर होता है। और लीडिंग डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का सबसे ज़्यादा, करनाल के अंदर सबसे ज़्यादा राइस होता है। और लीडिंग स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा राइस होता है। स्टेपल फूड कौन सा है वर्ल्ड का, वीट है। इंडिया की बात करें तो राइस है, अगर हरियाणा की बात करें तो वो भी क्या है बच्चों, वीट है, ठीक है। गेहूँ है वर्ल्ड का और हरियाणा का, और हमारा इंडिया की बात करेंगे तो कौन सा होता है, राइस होता है, ठीक है, कर लोगे। ये था आपका राइस क्रॉप के बारे में। और आपने अभी हमारी पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी, आप हमारे चैनल मिशन एचओ पे जाके देख सकते हो। और अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, ताकि आपको आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है बच्चों। ओके, धन्यवाद।